In this question, a light stick rests with one end against a vertical wall and another on a horizontal floor. A bug wants to crawl down this stick from top to bottom. How should the bug's acceleration depend on its distance from the top end of the stick, which is given as x? The bug's mass is m and the length of the stick is l. The angle between the floor and the stick during the motion is alpha. इसका मतलब है कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज ऑलवेज मेंटेन्ड अल्फा. इसका मतलब जो रॉड है रॉड का कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है. एंड द स्टिक्स मास इज नेग्लिजिबल. बोथ द फ्लोर एंड वॉल आर स्लिपरी. दैट मीन्स फ्रिक्शन कॉफिशेंट यहाँ पे जीरो है, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बग टू रीच द बॉटम द स्टिक हैविंग स्टार्टेड एट द टॉप फ्रॉम रेस्ट. तो इस बग ने यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट किया था और ये इसके लॉन्ग चलता जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से. तो अगर मैं कंबाइंड एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ इस पूरे सिस्टम का, यानी कि मैं उसमें स्टिक प्लस बग को अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो स्टिक प्लस बग का जो कंबाइंड सिस्टम है इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, उस फ्री बॉडी डायग्राम में एक यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन होगा, वन नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम हियर जिसको मैं n1 का नाम दे रहा हूँ, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस वॉल. कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा नहीं, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो वेट है वो वेट mg के बराबर. तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इस पूरे सिस्टम पे, स्टिक प्लस बग के सिस्टम पे, वो मैंने इस डायग्राम में दिखा दिए हैं. इसमें n1 है, n2 है और यहाँ पर ये mg है इसमें. अब इसमें यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे, और n1 n2 भी अपने आप में वेरिएबल्स हैं इसके अंदर. कुछ लोगों को इसमें ऐसा लग सकता है कि जो रॉड है रॉड का मूवमेंट यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है, तो जो ये बग इस पर ट्रैवल कर रहा है, तो बग और रॉड के बीच में यहाँ पर कुछ फोर्सेस आपस में लग रहे होंगे और वो फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे जिससे रॉड जो है इक्विलिब्रियम में होगी. मैं जस्ट एक आइडिया यहाँ पे देता हूँ कि हाउ रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. तो सपोज़ ये n2 इस पे लग रहा था रॉड पे, ये n1 यहाँ पे इस पे लग रहा था. फिर उसके साथ साथ जो बग है यहाँ पे, तो बग इस पे क्रॉल करती जा रही है. तो बग जो है वो रॉड के अलॉन्ग भी फोर्स लगा रही होगी और रॉड को उसने एक तरीके से जकड़ रखा होगा. तो नॉर्मल रिएक्शन टाइप की चीज़ भी यहाँ पे आ रही होगी. अब वो जैसे भी आ रहा होगा उसको आप दो कंपोनेंट में ऐसे भी दिखा सकते हो कि एक इस तरीके का कंपोनेंट और एक इस तरीके का कंपोनेंट, यानी कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आप उन फोर्सेस को दिखा सकते हो जो बग इस पे लगा रही होगी. तो ये n1 आपस में बैलेंस कर जाएंगे, ये n2 आपस में बैलेंस कर जाएंगे. और अगर जहाँ तक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात है, टॉर्क जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो n1 का जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स कपल बन जाएगा. n2 का जो टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टॉर्क भी बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है और उसके साथ साथ फोर्सेस बैलेंस होने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाती है. तो इन दिस वे द रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, और हमेशा जो रॉड है उसका जो एंगल है वो मेंटेन है, रॉड का कोई मोशन यहाँ पर नहीं हो रहा है. तो वापस अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं. हमें ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था इसमें, और हम चाहते हैं कि n1 n2 से थोड़ा बच के रहें इसमें. तो अगर मैं n1 n2 से यहाँ बच के रहना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस पूरे में टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूँ, क्योंकि n1 वर्टिकल भी है, n1 वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो दो परपेंडिकुलर फोर्सेस से बचना मुश्किल होता है जनरली. तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एक पॉइंट ऐसा लेता हूँ, यानी कि इसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया, इसको मैंने एक्सटेंड किया, और इन दोनों नॉर्मल का जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मैं इसके अबाउट टॉर्क यहाँ पर ले रहा हूँ. तो टॉर्क अबाउट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के अबाउट टॉर्क. और ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो कि दिस पॉइंट इज़ फिक्स्ड ऑलवेज, क्योंकि जो रॉड है वो रॉड फिक्स है यहाँ पे. तो इस पॉइंट के अबाउट मैं यहाँ पे टॉर्क लिख रहा हूँ. तो टॉर्क यहाँ पर जब मैं लिखूँगा तो सिर्फ mg का टॉर्क आएगा इस पॉइंट के अबाउट. तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, इस पॉइंट को आप नाम दे दो, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ p. तो टॉर्क अबाउट p, दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटी ओनली. और ये कितना आएगा यहाँ पे, तो mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसे आप इससे मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे कि ये कितना है इसमें. तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं इसमें. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ l माइनस x, और उसको आप cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी. तो l माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा. तो mg को आप मल्टीप्लाई कर लो l माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा से. तो दिस इज़ टॉर्क अबाउट पॉइंट p विच इज़ ड्यू टू mg ओनली. n1 n2 इसी से पास हो रहे हैं तो टॉर्क विल बी ज़ीरो. अब इसके बाद में अब यहाँ पर यानी जस्ट हमने टॉर्क तो लिख दिया, अगेन हम n1 n2 से अभी और बचते हुए चल रहे हैं. तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो टॉर्क है उसका एक रिलेशन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ. दिस टॉर्क इज़ ऑल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम.
तो टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और वो एंगुलर मोमेंटम भी आपको इस पॉइंट पी के अबाउट ही लिखना होगा। तो अबाउट पॉइंट पी ये मैंने मेंशन कर दिया इसमें। जो यहाँ पर ये बग है इसकी वेलोसिटी को मैं वी अज्यूम कर लेता हूँ किसी भी टाइम पे। सपोज दिस वेलोसिटी इज़ वी अलोंग दिस स्टिक और रॉड, और इसका मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इसको मैं एक अलग डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये इसकी वेलोसिटी है। यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो यहाँ पर अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना वगैरह अगर मुझे यहाँ पे आसान अगर नहीं लगता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बचने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इस v के दो कंपोनेंट कर लूँ। तो v के जो कंपोनेंट्स यहाँ पर बनेंगे ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। तो दिस कंपोनेंट इज़ v cos अल्फ़ा एंड दिस कंपोनेंट इज़ v sin अल्फ़ा। ठीक है, तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद में आप v cos अल्फ़ा कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिख लो और v sin अल्फ़ा कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिख लो। तो यहाँ पर v cos अल्फ़ा की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसमें आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी होगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो दिस इज़ x, दिस इज़ अल्फ़ा। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे वो हो जाएगा x sin अल्फ़ा। तो एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इसके बाद में जो v sin अल्फ़ा है उसके लिए जैसे mg के लिए आया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एग्जैक्टली वैसे ही इस v sin अल्फ़ा के लिए आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है l माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा। आप देख सकते हो कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके के हैं कि इनकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, आप यहाँ से एक आर वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लो। तो आर क्रॉस वी ये एंटी क्लॉकवाइज और इसके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और जो एम का टॉर्क आ रहा है वो टॉर्क भी आप देखो कि यहाँ पर वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये आर वेक्टर हो गया, आर से फोर्स की तरफ जाएंगे तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है यहाँ पर। तो ठीक है, इसमें मैं एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम इज़ तो एम वी कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट एम वी साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल माइनस एक्स कॉस अल्फ़ा। इसमें आप देखोगे कि एक्स वाला जो टर्म है यहाँ पे और यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ जो टर्म यहाँ पे आएगा वो आएगा एम वी एल साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, और इस एंगुलर मोमेंटम को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ। तो इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा डी एल पी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा एम एल साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और डी वी बाई डी टी यहाँ पर हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। तो दिस इज़ एक्सेलरेशन, तो इसको आप यहाँ पर रख लो इसमें। तो दिस विल बिकम एम एल साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू ए। जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो दिस एम इज़ कैंसिल्ड, दिस कॉस अल्फ़ा इज़ कैंसिल्ड, और जो एक्सेलरेशन है वो आप यहाँ से लिख पाओगे यहाँ पर कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन विल बी साइन अल्फ़ा को आप उधर ले जाओ तो साइन अल्फ़ा विल गेट देयर, तो जी अपॉन साइन अल्फ़ा, एम कैंसिल हो गया था, एल यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी 1 माइनस एक्स बाई एल। तो ये आ रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन का आंसर, और एक्सेलरेशन का एक्स के साथ में कुछ इस तरीके का रिलेशन आ रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन यहाँ पे लगातार कम होता जा रहा है। और ये जो मोशन है, ये मोशन अब आप इसको कंपेयर कर दो, दिस इज समथिंग लाइक दिस ए इज इक्वल टू सम ए नॉट माइनस के एक्स टाइप का रिलेशन आ रहा है यहाँ पर ये। और इस तरीके का रिलेशन अगर ए नॉट नहीं होता तो आपको डायरेक्टली दिख जाता, लेकिन ए नॉट है यहाँ पर इसमें, तो फिर उस केस में बस एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है, तो लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके की जो भी इक्वेशन है वो हमेशा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। तो दिस इज़ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब एक्सेलरेशन के टर्म में बात करते हैं तो एक्स के साथ जो क्वांटिटी आती है, दिस क्वांटिटी इज़ बेसिकली ओमेगा स्क्वायर, ये इसके एंगुलर फ्रिक्वेंसी बेसिकली। तो दिस इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का आंसर लिखता हूँ इसमें, तो ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी फॉर दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी, तो एक्स के साथ देख लीजिए क्या कोफिशिएंट बनने वाला है। तो एक्स के साथ कोफिशिएंट जो बनेगा वो बनेगा जी अपॉन एल साइन अल्फ़ा, या ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जी अपॉन एल साइन अल्फ़ा। ठीक है, दिस इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखते हैं हमें यहाँ पर ये एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट हो गया हमारा, ये टाइम कितना लगेगा, टाइम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पर रेस्ट पे था, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे रेस्ट पे था, और वहाँ पर जहाँ पे रेस्ट पे होता है दैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होनी भी चाहिए। और आप देख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्सट्रीम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0, ए इनिशियल, ये कितना आ जाएगा जी अपॉन साइन अल्फ़ा, और ये एक तरीके से ए मैक्स के बराबर है। और एक्स इज इक्वल टू 0 एक तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी यहाँ पर इसके 0 है। एक तो ये हुआ यहाँ पे,
फिर उसके बाद में जब x इज इक्वल टू एल पे पहुँच जाएगा, जब x इज इक्वल टू एल पे होगा यहाँ पर ये, तो आप देख सकते हो कि इसमें x इज इक्वल टू एल रखोगे तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम से मीन तक की यहाँ जर्नी हो रही है, और एक्सट्रीम से मीन तक की जो जर्नी होती है वो t/4 टाइम में कंप्लीट होती है। जो टाइम पीरियड होता है किसी एसएम का, उसका 1/4 अगर कर दिया जाए तो उससे एक्सट्रीम से मीन तक का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड निकाल लो, तो टाइम पीरियड यहाँ पर आएगा 2π/ω आ जाएगा, और 2π/ω करेंगे तो L sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएम। लेकिन मुझे जो टाइम चाहिए t, वो हो जाएगा t/4, एंड दिस t/4 विल बिकम π/2 √L sin अल्फ़ा डिवाइड बाई जी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा टाइम के लिए।